हेलो एवरीवन, फिर से आप सबों का मेरा यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। खास करके जो सीटेट वाले एस्पिरेंट्स हैं उनको सबसे पहले बेस्ट ऑफ लक भी, उनकी सफलता के लिए अग्रिम शुभकामनाएं और साथ ही साथ मेरे चैनल पर उनका बहुत बहुत अभिनंदन। तो जीरो मैथमेटिक्स का जो मेरा वीडियो सीरीज था उसको कंटिन्यू रखते हुए जब इस डिमांड पे आकर के मैं पहुंच चुका हूं कि सीटेट के लिए भी कुछ वीडियो अपलोड्स दिए जाएं, उसका एक सबसे प्रमुख कारण यह है कि चूंकि मैं सीटेट का कोई टीचर नहीं हूं, मैंने सीटेट को कभी पढ़ाया भी नहीं है, बस मैंने सीटेट को 2 बार क्वालिफाई किया है। तो उस को क्वालिफाई करने के जितने भी आइडियाज मेरे पास थे, है ना, उन्हीं के बेस पे मैं सीटेट वालों के लिए भी कुछ अपलोड्स देने का प्रयास कर रहा हूं। तो उम्मीद है कि यह सफर भी हम लोगों का बहुत बेहतरीन रहने वाला है। तो अभी जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीटेट के लिए, है ना, सीटेट का जो हमारा अभी वाला जो डिस्कशन होने वाला है उसमें मैं पेपर 1 के बारे में डिस्कस करूंगा, ठीक है। और यह जो हमारा अभी एट प्रेजेंट टाइम जो है वो 2020 यानी कि 5 जुलाई वाला जो एग्जाम है ना, वो यदि 5 जुलाई को हो जाता है तो भी ठीक है, नहीं अगर एक्सटेंड होता है तो भी वो अलग जगह की बात है, वो अलग एक मुद्दा है। मगर जब भी हम बोलेंगे तो 5 जुलाई का सीटेट ही बोलेंगे ना, 2020 के अनुसार, है ना। तो एट ए शॉर्ट टाइम 20 दिन का ही अगर हम लोग टारगेट रखते हैं तो 20 दिन में हम क्या क्या दे सकते हैं एग्जाम को निकालने के लिए, केवल उन्हीं सब चीजों के ऊपर बात होगा। तो अभी जो है ना, केवल पेपर सीटेट का जो इंट्रोडक्शन टाइप का वीडियो इसको आप समझ सकते हैं। इसमें अभी हम आपके साथ इंट्रोड्यूस होने वाले हैं पेपर 1 के साथ, है ना। मीन्स ये जो वीडियो है वो टोटल सीटेट का पेपर 1 को टारगेट में रखते हुए इंट्रोडक्शन के तौर पे अपलोड किया जा रहा है, ठीक है। तो हमारा जो पेपर 1 होता है उसमें सबसे पहले डिस्कशन से पहले हम यह बोलना चाहेंगे कि सीटेट एक्चुअली होता क्या, वो आपसे क्या डिमांड करता है। देखिए, सीटेट जो है उसका पूरा नाम तो जान ही रहे होंगे, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि यह एक प्रकार का जो है वो एलिजिबिलिटी टेस्ट है, केवल एक पात्रता परीक्षा है जो आपको बस एक एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट देती है ना। इसका जो यूज होता है वो स्टेट गवर्नमेंट में डायरेक्ट मेरिट सिस्टम में नंबर को इम्प्रूव करने के लिए होता है, और दूसरा नंबर जो होता है वो केवीएस टाइप के जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं उन एग्जाम में बैठने के लिए इसको क्वालिफाई करना जरूरी होता है, ठीक है ना। तो सिंपल सा है कि यह एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, वो सेंट्रल टीचर मीन्स ये सेंट्रल एग्जामिनेशन है जो कि लगभग हमारे पूरे देश में अगर इसको हम क्वालिफाई करते हैं तो यह हमें मान्य दिया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है ना कि सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट मैटर जो है उसमें हमें पता है कि पेपर 1 जो होता है वो 150 मार्क्स का होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक छोटा सा हम स्टोरी आपके बीच में शेयर करना चाहते हैं कि क्या है ना कि एक स्टूडेंट है, जब मैंने उनके साथ एक डिस्कशन किया था कि बताइए
कि अगर मेरा कोई 100 नंबर का पेपर होता है तो आप उसमें कितना मार्क्स ला सकते हैं। ला सकते हैं मीन्स उनको अपना इफिशियंसी कितना पता है, वो खुद को कितना एनर्जेटिक महसूस करते हैं, कितना सक्सेसफुल महसूस करते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन था उनके साथ। तो उन्होंने हमें जवाब दिया कि हम 60 ला सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होना कि हम थोड़ा सा मजाकिया हो गए और मैंने उनसे बोला कि अच्छा एक बात बताइए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी रात के 8 बजे है ना, समझ सकते हैं क्यों उन्होंने आपको ऐसा तो नहीं है कि आकर के घोषणा किए कि देखिए जो हमारा एग्जामिनेशन है 100 नंबर वाला, उसमें अगर आप 65 नंबर ले आए तो 5 नंबर ज्यादा लाने के जुर्म में आपको देशद्रोही घोषित कर दिया जाएगा, है ना, या आपको किसी अन्य पार्टी का सदस्य घोषित कर दिया जाएगा, आपको भ्रष्टाचारी घोषित कर दिया जाएगा और आप उस एग्जाम में अमान्य घोषित हो जाएंगे। ऐसा तो नहीं कहा होगा, ठीक है ना। दूसरा नंबर मैंने उनसे पूछा, अच्छा बताइए कि क्या बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं माननीय नीतीश कुमार जी, क्या जिनसे कोई एग्जाम संभलता नहीं है, बहुत कुछ नहीं संभलता उनसे, है ना। एसएससी 14 में स्टार्ट हुआ था, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। एस्टेट का तो जानिए रहे होंगे क्या हाल है, नवंबर का एग्जाम जनवरी में होता है और रिजल्ट के 3 दिन पहले एग्जाम कैंसिल कर दिया जाता है। अच्छी बात है, चलता रहता है बिहार में। अब ऐसा नहीं सोचना है कि हम जो है बिहार को वो कमतर आंख के बात कर रहे या फिर हम इसका अवहेलना कर रहे। हम भी यहीं के नागरिक हैं राज्य के अनुसार, ऐसे तो हम भारतीय हैं और हमें भारतीय ही समझना चाहिए खुद को सबसे पहले, ठीक है ना। लेकिन एक छोटा सा हम चीज बोल रहे हैं, उसे समझ सकते हैं कि हमसे जो ज्यादा बेहतरीन जिनको माना जाता है वहां पर क्या होता है। सिंपल सा एक वर्ड केवल बोलेंगे और आप समझ जाइएगा सब कुछ, उस पर हम डिस्कशन नहीं करना चाहेंगे। एक एनिमल है, इसका नाम एलिफेंट होता है, दैट्स ऑल, आप समझ गए होंगे, ठीक है। उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। तो मुद्दा क्या था ना कि क्या हमें कोई रेस्ट्रिक्ट करता है कि 100 नंबर का एग्जाम है तो ला सकते वाला जो वर्ड है वो 60 पे ही क्यों अटक जाता है। जब एग्जाम 100 मार्क्स का होता है तो 101 के लिए रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, 100 के लिए कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होता। वो केवल हमारा माइंड का रेस्ट्रिक्शंस है कि हम इतना कर सकते हैं। तो सबसे पहला बात है कि खुद को कमतर नहीं आंकना चाहिए, है ना। तो खुद को बेहतरीन मानते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं, डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और याद रखना है कि आज से बेहतर कल होगा, ठीक है ना, जो कि सक्सेस का सबसे बड़ा मंत्र भी होता है। देखिए जब हम लोग का सीटेट का पेपर 1 होता है तो सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे कि उसमें जो सेक्शंस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला जो हमारा सेक्शन होता है वो हमारा सीडीपी का होता है। सेकेंड वाला सेक्शन जो होता है वो हमारा ईवीएस का होता है। थर्ड वाला सेक्शन जो होता है वो हमारा मैथमेटिक्स वाला होता है। चौथा सेक्शन जो होता है वो हमारा लैंग्वेज 1 वाला होता है। और 5वां जो होता है वो हमारा लैंग्वेज 2 वाला होता है, ठीक है ना। ये इसी तरह से हमारे 5 सेक्शंस होते हैं। और आपको पता होगा कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर बात की जाएगी तो यहां पर भी 30, यहां पर भी 30, मीन सारे सेक्शंस में जो है वो इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। इक्वल मीन 30 क्वेश्चन सारे सेक्शंस में होते हैं, ठीक है ना। और इसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि यहां तक यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा सीडीपी, ईवीएस और मैथमेटिक्स वाला सेक्शन जो होता है इसमें हमारा पर्सनल कोई चॉइस नहीं होता है ना। और यहां से यहां तक कोई चॉइस नहीं होता है, ना किसी के पेपर के रेस्पेक्ट में अंतर है, ना ही 6 to 8 वाला जो पेपर 2 होता है उसमें 2 तरह से बढ़ते हैं ना, मैथ साइंस वाले अलग, सोशल साइंस वाले अलग। यहां पर वो भी नहीं होता है, ठीक है ना। तो यहां पर कह सकते हैं कि यहां से यहां तक यानी कि टोटल 90 क्वेश्चन, 30 में टोटल 90 क्वेश्चन तक जो होता है वो सभी लोग सेम होते हैं। बस यही लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 में ही वेरिएशन आता है। तो वेरिएशन इस प्रकार का होता है कि हम लोगों को खुद से संवैधानिक जो भाषाएं होती हैं जिनको मान्यता दे दी गई हैं
उनमें से हम कोई दो भाषा को चुन सकते हैं, कोई दो भाषा हो सकता है, इसमें कोई कॉम्बिनेशन नहीं है कि यही और यही होगा, कोई दो भाषा का चयन आप कर सकते हैं। तो इसमें जब मुख्य रूप से लोग जो चयन करते हैं, हम लोग जिस राज्य से बिलोंग करते हैं और हमारे पास जो चॉइस होता है, जो हम लोग मुख्य रूप से आपस में जो हम लोग चुनते हैं, उसमें मुख्य रूप से दो ही तरह के विद्यार्थी आपको मिलेंगे। पहला होंगे जिनका कॉम्बिनेशन इंग्लिश और हिंदी वाला होगा, और दूसरा जो होगा वो हिंदी और संस्कृत वाला होगा, है ना। इसी में बस दोनों का अल्टरनेट होता है। अल्टरनेट मतलब दो लैंग्वेज चुन लीजिए कॉम्बिनेशन के रूप में। वन में जो होगा वो टू में नहीं होगा, जो टू में होगा वो वन में नहीं होगा, मीन्स वन वाला और टू वाला में आप इंटरचेंजेबल करते हैं। तो हम यहाँ पर बात करेंगे अपने अनुसार वाला, ठीक है ना। मेरा जो यहाँ पर पेपर था वो लैंग्वेज 1 में हम हिंदी को रखे हुए थे और लैंग्वेज 2 में हम संस्कृत को रखे हुए थे, ठीक है ना। तो जानिए सबसे पहला बात है कि आपका 1 से 30 क्वेश्चन जो होता है यहाँ पे वो सीडीपी का होता है। 31 से 60 क्वेश्चन हमारा ईवीएस से रिलेटेड होता है। 61 से 90 क्वेश्चन तक जो होता है वो हमारा मैथमेटिक्स का होता है। हो सकता है शायद मैथमेटिक्स और ईवीएस में अप डाउन हो सकता है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, 90 क्वेश्चन तो बिल्कुल वही होंगे। यहां से क्या है ना कि अगर हिंदी चूज किए हैं लैंग्वेज 1 तब है ना, ये कंडीशन है, तब जाकर के क्या होगा कि 91 से लेकर के 120 क्वेश्चन जो हुआ होगा लैंग्वेज 1 के अंतर्गत हम लोग हिंदी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि हिंदी 2 बार रहेगा आपका, है ना। एक 91 से 120 तक भी रहेगा और 121 से 150 तक भी हिंदी दिया रहेगा। लेकिन अगर हमने लैंग्वेज 1 में हिंदी को चूज किया है तो 91 नंबर क्वेश्चन से 120 क्वेश्चन तक वाला जो हिंदी होगा उसको हमको अटेम्प्ट लेना है। कब? कंडीशन है ना यहाँ पे, जब हम हिंदी को लैंग्वेज 1 में चूज किए होंगे तब। अगर हम यहाँ पे संस्कृत चुन लें लैंग्वेज 1 में तो 91 से लेकर 120 तक हमें संस्कृत सॉल्व करना होगा और 121 से 150 तक हिंदी सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन मेरा जो कॉम्बिनेशन है उस कॉम्बिनेशन के हिसाब से हमको 191 से 120 तक हिंदी और 121 से 150 तक हमें संस्कृत को सॉल्व करना पड़ता है। अगर आप ये वाला कॉम्बिनेशन रखते हैं तो आपको इसी प्रकार से सॉल्व करना पड़ेगा। अब आगे देखिए, हम इसमें एक बात बताना चाहेंगे कि यहाँ पर जो विभाजन होता है वो हमारा कुल मिलाकर के हम इसको बांट देते हैं 15 + 15 क्वेश्चन के हिसाब से, है ना। क्योंकि क्वेश्चन आप मतलब क्वेश्चन की जो प्रकृति होती है, क्वेश्चन की प्रकृति के हिसाब से हम इसको 2 तरह से बांट सकते हैं, है ना। पहला वाला तो होता है हमारा वो सब्जेक्ट रिलेटेड होता है और दूसरा वाला जो होता है हम लोग का वो पैडागॉजी रिलेटेड होता है, ठीक है ना। तो ये वाला जो हमारा मामला है ये 2 तरह से बढ़ता है। तो क्वेश्चन का नेचर 15 क्वेश्चन का नेचर 15 क्वेश्चन के नेचर अलग तरह के सब्जेक्ट रिलेटेड होते हैं, मीन्स डायरेक्ट उसका क्वेश्चन होगा और डायरेक्ट उसका आंसर होगा, ठीक है ना। उसमें हमें कुछ चुनना नहीं होता है ना। जैसे अगर हम सीडीपी का ही बात कर लेंगे तो वो हो सकता है कि जैसे कि पियाजे से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है डायरेक्ट कि किस उम्र के बच्चे मतलब किस अवस्था में कौन के अंतर्गत कौन सा उम्र होता है, तो डायरेक्ट उसका आंसर आ जाएगा, है ना। और पेडागॉजी रिलेटेड जो होता है वो थोड़ा एनालिटिकल होता है, वो हमसे पूछता है कि उसको हम कैसे डील करेंगे बच्चों के साथ, कैसे उसके साथ हमारा व्यवहार होना चाहिए, इस तरह का क्वेश्चन होता है उसमें पेडागॉजी से रिलेटेड, ठीक है ना। तो क्वेश्चन का भी डीलिंग हम करेंगे एक एक करके। फिलहाल अभी हम बस बता रहे हैं कि पेपर 1 में हमसे क्या क्या पूछता है, हमें माइंड मेकअप किस प्रकार से करना है, क्वेश्चन को भी हम लेकर के आएंगे, ठीक है ना। तो ये आप देख सकते हैं इसी प्रकार से कि हमारा जो टोटल है वो हमारा यहाँ पर 75 and 75 यानी कि कुल मिलाकर के हमारा ये मेरा 150 क्वेश्चन इस प्रकार से बढ़ जाता है, मतलब नेचर ऑफ क्वेश्चन के अनुसार, ठीक है ना। अब ये मामला तो समझ में आ गया, क्लियर है पूरी तरह से, ठीक है ना। और हमारे सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे हमारा निगेटिव नहीं होता है, ठीक है ना। जब निगेटिव नहीं होता है तो अगर हम 150 क्वेश्चन का अगर हम लोग सही ऑप्शन कलर करेंगे तो 150 मार्क्स हमें आएगा, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। लेकिन आप सोच सकते हैं कि एग्जाम हमें 90 क्वेश्चन गलत करने के लिए मान्य दिया हुआ है, उसके बावजूद भी इसका जो रिजल्ट परसेंटेज होता है वो 15%, हार्डली अभी तक हम देखे हैं वो 21 से 22% तक ही रिजल्ट हुआ है ना। कभी कभी तो 10%, 15% इतना ही रिजल्ट होता है इसका, ठीक है। अब देखिए सबसे प्रमुख जो बात है हमारा, सबसे इंपॉर्टेंट मैटर जो है, इसके बाद वो होता है कि हमारे पास 1 क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का समय दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो है हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट बात करेंगे इस बात को लेकर के
सबसे पहले जो एग्जाम दे चुके हैं वो लोग सोचिएगा, अपने मन में विचार कीजिएगा कि जो लास्ट का सेक्शन होता है 121 से 150 वाला, उसमें आप कितना देर का समय देते हैं। विश्वास नहीं कीजिएगा कि जब ये ऑब्जर्वेशन किया गया है, सर्वे मान सकते हैं, खुद का मेरा एक एनालिसिस है, तो लगभग लोग बताते हैं ना कि बस वही 10 मिनट 15 मिनट। आप बताइए, जानते हैं क्या हाल रहता है? 10 से 15 मिनट में आदमी क्वेश्चन पढ़ता नहीं है, ये मान लीजिए। क्वेश्चन बंद होती है ना, और केवल OMR पे जो दिमाग में ए दिमाग में आया तो ए, बी आया तो बी, सी आया तो सी, या फिर खाली बी, खाली सी, खाली डी, खाली ए आदमी रंग देता है। बताइए, ये एग्जाम देने का कोई तरीका हो सकता है? कभी भी बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। सीधा सा बात है, तरीका गलत है तो फिर वहीं से हम लोग सबसे बड़ा गलती कर देते हैं। समझ सकते हैं कि सबसे पहला मैटर मेरा क्या आ जाता है? टाइम मैनेजमेंट वाला। यानी कि लास्ट का सेक्शन पे हमको मिनिमम कम से कम कितना भी है तो 20 से 25 मिनट का समय तो हमको देना ही होगा। क्यों? दो पैसे सॉल्व करने वहां पे, उसके बाद हम संस्कृत लेके सॉल्व कर रहे, तो उसको पढ़ना समझना फिर उसको डील करना होगा ना हमें, ठीक है। इसलिए समय को हमको बिल्कुल ध्यान में रख करके चलना पड़ेगा। अब देखिए, एक बात जानते हैं, मैं अगर अपनी बात करूंगा ना तो मैंने 10th एंड 12th वेस्ट बंगाल से किया है, और उसके बाद तो जान ही रहे हैं कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से हम लोग ऑनर्स करते हैं, ठीक है। तो हमारा भी है 10-12 वेस्ट बंगाल से किया, संस्कृत से कोई नाता नहीं है ना। उसके बाद तो फिजिक्स ऑनर्स था हमारा, वहां पर फिर तो बात ही अलग हो गया, फिर तो उससे कोई मतलब ही बिल्कुल भी नहीं है। बीएड किए, वहां भी कोई मतलब नहीं है ना। 8 साल के दरमियान मैंने कभी भी संस्कृत को बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था, है ना। तो क्या संस्कृत लिया और मेरा एग्जाम निकल गया? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि संस्कृत की तैयारी जो है ना वो बहुत ही आसान होती है, क्योंकि क्वेश्चन हिंदी वाला जो होता है और संस्कृत वाला जो क्वेश्चन होता है ना, उसमें बिल्कुल सेम क्वेश्चन, लगभग सेम तरह का क्वेश्चन होता है, केवल भाषा का अंतर होता है। वो हिंदी भाषा में पूरी तरह से लिखी गई होती है और ये संस्कृत भाषा में होता है। केवल उसको पढ़ना है, अगर हम समझ गए उसको तो बस वो हिंदी की तरह ही हो जाता है, ठीक है। समझ सकते हैं, संस्कृत लेना तैयारी करने के लिए आसान है, ठीक है। ऐसा नहीं कि संस्कृत लिया और एग्जाम निकल गया, वो तो फिर हो गया भाई। ऐसा होता तो सभी लोग संस्कृत ही लेता, है ना। जो हमारा साउथ का क्षेत्र था वो भी संस्कृत ही लेता, और संस्कृत लेता और एग्जाम निकल जाता। ऐसा तो होता नहीं है, ठीक है। तो 22% थोड़ा रिजल्ट होता है ना। तो टाइम मैनेजमेंट हो गया। आप देखिए, सबसे पहले हम एक स्किल का बात करेंगे कि यहाँ पर किस स्किल का रिक्वायरमेंट है हमें सीटेट में टाइम मैनेजमेंट के लिए। तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारा रीडिंग स्किल। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बोलना चाहेंगे कि टोटल स्किल्स कितने होते हैं। टोटल 4 स्किल्स होते हैं, इसको शॉर्ट में हम लोग LSRW भी बोलते हैं, ठीक है ना। L फॉर लिसनिंग होता है, S फॉर स्पीकिंग होता है, R फॉर रीडिंग होता है, एंड W फॉर LSRW, W फॉर हमारा राइटिंग होता है ना। देखिए, दोनों मतलब दो करके कॉम्बिनेशन है, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। श्रवण कौशल बेहतरीन होगा तो भाषण कौशल भी बेहतरीन होगा। अगर हम सुनने की क्षमता हमारी बेहतरीन है तो हम लोग बोल अच्छा सकते हैं। बोला गया ना कि अच्छा वक्ता वही होता है जो अच्छा श्रोता होता है ना। उसी प्रकार से जो अच्छा रीडर होता है ना, वही अच्छा राइटर होता है। इसका एक एग्जाम्पल बताइए, अगर हम आपको एक पेज दें, बोले एक बार बस उसको पढ़ लीजिए, बिल्कुल नया है आपके लिए वो पन्ना, उसको आप पढ़िए और पढ़ करके आप लिखने का कोशिश कीजिए, है ना। तब आप लिखने का कोशिश किए। अब मानिए उसको हम 50 बार पढ़े लगातार, है ना, 50 बार एकदम ध्यान देके पढ़े और तब लिखने के लिए बैठे, तो बताइए कौन सा बेहतरीन होगा हमारा? एक बार पढ़ के लिखना या 50 बार पढ़ करके लिखना, कौन सा बेहतरीन होगा? स्वाभाविक बात है, आप भी समझ सकते हैं कि 50 बार अगर हम पढ़ेंगे तो बेहतरीन लिख सकते हैं। इसीलिए रीडिंग स्किल हमारा बेहतरीन होगा तो राइटिंग स्किल बेहतरीन होगा। तो समझ सकते हैं कि रीडिंग स्किल हमें बनाना बिल्कुल भी जरूरी है। इसके लिए आप कर क्या सकते हैं? इसके लिए आप कर सकते हैं कि जो मेरा NCERT का बुक है उसको कोई भी आप स्टार्ट कीजिए पढ़ना, कोई कहानी, कोई चैप्टर उसका पढ़िए। एक बार पढ़िए, अलार्म टाइमर सेट करके पढ़िए, सेकेंड बार फिर से पढ़िए और देखिए कि आपका जो टाइम है वो कितना डिक्रीज कर रहा है और कितना कमांड उससे बढ़ रहा है। ये प्रैक्टिस आपको कम से कम अभी के समय में लास्ट टाइम आपको कर लेना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर ये 4 स्किल्स आप डेवलप कर लेते हैं तो शायद बहुत कुछ हमारे लिए आसान हो जाएगा, टाइम मैनेजमेंट भी आसान हो जाएगा और सारी चीज आसान हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के हम समझ सकते हैं कि सीटेट का जो पेपर 1 होता है उसका मेरे अकॉर्डिंग एनालिसिस यही है। बस ये डिस्कशन था इंट्रोडक्शन टाइप का। अगर आपने यहाँ तक इसको सुना तो बहुत बढ़िया है ना। सारी बातें आपके लिए इम्पोर्टेंट है और बने रहिए, है ना। पेपर 1 का तो बिल्कुल भी प्रयास होगा कि हम कंटिन्यू अपलोड्स देते रहें। इसके साथ साथ जो है वो हमारा पेपर 2 का अगर बात करेंगे तो बता देते हैं कि पेपर 2 में ये वाला मामला है ना और ये दोनों मामला
बिल्कुल भी लगभग ही होता है ना। ये यानी कि 60 एंड 30 90 क्वेश्चन जो है पेपर 1 और पेपर 2 नेचर के हिसाब से बिल्कुल भी सेम होता है। ठीक है, तो बने रहिए। अगर आपको लग रहा है कि सीटेट का सफर हमारे साथ बहुत बेहतरीन रहने वाला है तो कोई भी वीडियो जो होगा उसको पूरा सुनिएगा। और खास करके अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे बेल आइकन पर जैसे क्लिक कीजिएगा 3 ऑप्शन आएगा, उसमें ऑल को क्लिक कीजिए। इससे क्या होगा फायदा आपको कि नोटिफिकेशंस आपको क्विकली मिलेंगे और फिर आप अपग्रेडेड रहेंगे और उससे आपको फायदा मिलेगा। तो चलिए हम लोग सीटेट का सफर शुरू करते हैं और सफलता सुनिश्चित ही मानिए। मेरा प्रयास होगा कि हम केवल उन्हीं अपलोड्स को दें जिसके द्वारा डायरेक्ट क्वेश्चन में लाभ हो। कोई हमारा कोई खुद का फायदा के लिए पर्पस नहीं है, क्योंकि मेरे अपने बहुत सारे लोग सीटेट में अपीयर हो रहे हैं, तो उन्हीं लोगों का पर्सनल डिमांड था कि हम सीटेट का वीडियो अपलोड्स दें। क्योंकि मैंने व्हाट्सएप के माध्यम से मैंने ऑफलाइन क्लास के माध्यम से सीटेट का ग्रुप डिस्कशन चलाया है। मैं सक्सेसफुल हो चुका हूं 2 टाइम्स। अब बाकी जितने भी लोग पीछे से आए हैं, जो जूनियर्स थे, जो क्लासमेट्स थे, सभी का हेल्प होगा। इतना देर सुनने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। कहना चाहेंगे ऑल द बेस्ट, और याद रखना कि आज से बेहतर कल होगा, क्योंकि सफलता की सबसे बड़ी नीति हमारे यही होती है। तो इतना सुनने के लिए फिर से थैंक यू, बने रहिए।